गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेल का ओवरव्यू देखा था। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय लेविनहॉक एंड न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ओके, देन हमने श्लेडन एंड थियोडोर का सेल थ्योरी भी देखा है। श्लेडन ने प्लांट सेल स्टडी किए थे डिफरेंट, और उसने कहा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। और थियोडोर ने क्या कहा, एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल वॉल का डिफरेंस है। प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल आल्सो हैव सेल मेम्ब्रेन, बट प्लांट सेल को जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर और एक मेम्ब्रेन है जिसे उसने सेल वॉल कहा। और उसके बाद रुडोल्फ विर्चॉफ उसने क्या कहा, every new cell is produced from the pre-existing cell by the process of cell division। उसके बाद हमने साइज ऑफ सेल भी देखा था, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट, बराबर है, आरबीसी 0.7 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का एक, वो भी हमने देखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोकैरियोटिक सेल इन डिटेल। प्रोकैरियोटिक सेल को हमने क्या कहा था, प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सेल विच लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें ध्यान रखना है कैरियन, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, जो डेवलप नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। इसमें क्रोमैटिन प्रेजेंट नहीं होता, क्रोमैटिन भी एब्सेंट होता है, क्रोमैटिन एब्सेंट, क्रोमैटिन फाइबर। फिर इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, तो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल क्रोमोसोम है, ध्यान में रखना है। ये जो सिंगल क्रोमोसोम है इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड हम में प्रेजेंट नहीं होता, यानी यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता। न्यूक्लियोइड सिर्फ किस में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें एक सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए, जिसमें बहुत थोड़े से जीन्स होते हैं। ये जो सर्कुलर डीएनए है इसका नाम है प्लाज्मिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल क्रोमोसोम डीएनए, न्यूक्लियोइड। ये नेकेड होता है, इसको कोई कवरिंग नहीं होती। सर्कुलर डीएनए इसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड जो होता है दो तरह के होते हैं, एक एफ प्लाज्मिड होता है जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करता है, और दूसरा होता है आर प्लाज्मिड जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है बॉडी में। हम जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में नेकेड सर्कुलर डीएनए कॉल्ड एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड दो तरह के हैं, एक एफ और एक आर। एफ प्लाज्मिड होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एंड आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंस डेवलप करता है। सिंगल क्रोमोसोम और ये जो होता है ये रेप्लिकेशन प्रोसेस भी करते हैं, यानी उसके जैसे ही सेल खुद बनाते हैं। सो रेप्लिकेशन इसकी वजह से होता है। क्रोमैटिन यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब साथ में आ जाते हैं विथ हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो उसे क्रोमैटिन फाइबर कहा जाता है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए क्रोमैटिन फाइबर भी नहीं है। इसमें जो डीएनए है, डीएनए उसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन ये क्या है हम बाद में देखेंगे। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, ये प्रोकैरियोटिक सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द सेल विच लैक membrane bound nucleus are called as prokaryotic cell,
उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के अगर हम एग्जांपल देखें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बराबर है क्या? माइको प्लाज्मा, ये सारे हमने ऑर्गेनिज्म देखे हैं। ये स्मॉल होते हैं, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स हैं और इनका शेप एंड साइज काफी वेरी होता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्रोकैरियोटिक सेल की है वो है सेल एनवेलप। इसका जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर से बनता है। प्रोकैरियोटिक का सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। आउटर मोस्ट लेयर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। प्रोकैरियोटिक सेल का जो एनवेलप है, सेल एनवेलप कवरिंग, वो 3 कवरिंग है उसको। सबसे बाहर वाली जो है आउटर मोस्ट, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ना, हो सकता है कि एक लूज शीट हो, लूज कवरिंग, जिसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। लूज कवरिंग, स्लाइम मोल्ड याद है कि नहीं? स्लाइम लूज शीट, बाहर से कवरिंग लूज हो सकती है, या फिर कैप्सूल हो सकता है जो टफ होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स मे बी ऑफ ए स्लाइम लेयर और मे बी अ टफ कैप्सूल, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद उसके अंदर जो होता है मिडल वन इज सेल वॉल और उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो 3 लेयर, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद मिडल वन जो होता है, मिडल वन क्या होता है? सेल वॉल, और जो इनर वन होता है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल एनवेलप हम देख रहे हैं जिसमें आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल वन सेल वॉल और इनर वन क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसका कंपोजिशन और थिकनेस जो होती है अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप की हो सकती है। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, इट में बी स्लाइम लेयर और कैप्सूल। सेल वॉल जो होता है इसमें वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकैन एंड म्यूरिन से। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन एंड म्यूरिन। जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन से बना है उसे हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिस बैक्टीरिया में आपका ध्यान नहीं है, इधर देखो, जिस बैक्टीरिया में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन से बना है उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिसमें सेल वॉल म्यूरिन से बना है उसे कहते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या है? बैक्टीरिया डिटेक्ट करने की एक मेथड है जो ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। जो बैक्टीरिया उसके स्टेनिंग प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्ड करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, और जो रिस्पॉन्ड नहीं करते वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ध्यान में रखना है। तो सेल वॉल जो होता है, जिनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन से बना है वो ग्राम पॉजिटिव, और जिनका म्यूरिन से बना है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। यहां तक क्लियर हो गया? सेल वॉल से क्या बेनिफिट होता है? सेल वॉल बैक्टीरिया को या किसी भी सेल को प्रॉपर शेप देता है, बराबर है, बर्स्ट होने से प्रिवेंट करता है, फूटने से। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा, ये लिपिड से बना होता है। किससे? लिपिड, और वो भी 2 लेयर, बाय लेयर्ड। इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज ए बाय लेयर्ड मेम्ब्रेन। Phospholipid. Plasma membrane is a bilayer. It consists of phospholipid. ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? क्या देख रहे हैं हम? सेल एनवेलप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स,
मिडल वन सेल वॉल, इनर वन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोक्लाइल का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन का फंक्शन है। हो सकता है वो एक लूज शीट हो, स्लाइम लेयर, एक कैप्सूल हो टफ। मिडल लेयर जो है सेल वॉल है। सेल वॉल में दो चीजें हैं, पेप्टिडोग्लाइकन है तो ग्राम पॉजिटिव, म्यूरिन है तो ग्राम नेगेटिव। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बायलेयर्ड है, तो फॉस्फोलिपिड हो। भाई इधर ध्यान देना, अपने लिपिड खत्म हो रहे ना पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते, इधर ध्यान दो। सो फॉस्फोबायोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक इंपॉर्टेंट खासियत है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, फ्रीली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो परमिएबल। सेमी परमिएबल अलाउज ओनली सॉल्वेंट टू मूव इट सेल्फ, जो ऑस्मोसिस में लगता है, बराबर है कि नहीं। और सिलेक्टिवली परमिएबल तो सॉल्वेंट को तो करेगा ही, पर कुछ कुछ सोल्यूट्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सॉल्वेंट को करता है और कुछ कुछ सोल्यूट को भी जाने देता है। यहां तक क्लियर हो गया? कुछ तकलीफ? जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी हमने देख लिया, सिंगल क्रोमोसोम होता है, नेकेड डीएनए होता है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये जो डीएनए होता है इसका जो रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे जरा नीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा अंदर घुसते हैं अभी। यहाँ तक क्लियर हो गए हैं? अब ये जो सिंगल क्रोमोसोम है न्यूक्लियोइड, इसका जो रेप्लिकेशन होता है ना, इसका रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं थीटा रेप्लिकेशन और थीटा रेप्लिकेशन। न्यूक्लियोइड अंडरगो विच टाइप ऑफ रेप्लिकेशन? थीटा रेप्लिकेशन। हमें उसके डिटेल में नहीं जाना है, हमें नहीं है सिलेबस में वो अभी फिलहाल इस चैप्टर में। थीटा रेप्लिकेशन क्लियर हो गया? सो डीएनए अंडरगोज ए टिपिकल रेप्लिकेशन पैटर्न कॉल्ड एज थीटा रेप्लिकेशन। ये जो डीएनए होता है, ये इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। दिस डीएनए is not associated with histone proteins, hence it cannot be termed as a chromatin. हिस्टोन प्रोटीन नहीं है तो वो क्रोमेटिन नहीं है, क्योंकि क्रोमेटिन बनते समय डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी लगते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है सिंगल, इसके अलावा एक नेकेड सर्कुलर डीएनए है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये जो प्लाज्मिड है रिप्रोडक्शन और रेजिस्टेंस डेवलपमेंट में काम आता है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट जो चीज है प्लाज्मिड की, वो क्या है? प्लाज्मिड इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। हमें 12th स्टैंडर्ड में बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन एंड प्रोसेस, इस टॉपिक में ये आएगा प्लाज्मिड का एप्लीकेशन। हमें फिलहाल क्या ध्यान में रखना है? प्लाज्मिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है क्या? It is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Plasmid is used to study bacterial transformation. Bacterial transformation. इसके स्टडी के लिए हमें प्लाज्मिड का उपयोग होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्या चीज है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, अभी फिलहाल उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत है। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि प्लाज्मिड का उपयोग क्या है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी करना। वो क्या है हम आगे देखें। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, सेल वॉल ना ध्यान में रखना, अभी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हम उसका स्टडी भी कर रहे हैं। हम फिगर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। देखो प्रोकैरियोटिक सेल हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले बाहर एक कैप्सूल आएगा, ये टफ कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर, जिसको हमने क्या नाम दिया? ग्लाइकोकैलिक्स। उसके अंदर है सेल वॉल, दिस वन सेल वॉल, और उसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है? इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया,
गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग होता है, यानी मूवमेंट करने वाला होता है कंटिन्यूली, पर इसमें सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं एक्सेप्ट वन। सिर्फ राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, बाकी कोई सेल ऑर्गेनेल इसमें नहीं होता। ये साइटोप्लाज्म जो है, इस साइटोप्लाज्म में है एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम, सिंगल नेकेड डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम, जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियोइड। क्लियर हो गया? ये कौन सा रेप्लिकेशन करता है? थीटा रेप्लिकेशन करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया? प्लाज्मिड। इट इज ए सर्कुलर डीएनए, ये भी रेप्लिकेशन करेगा। उसके बाद इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट है। राइबोसोम ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, फिलहाल मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसे, पर राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। यहां तक क्लियर हो रहा है? इसके बाद ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एक स्पेशल चीज होती है कॉल्ड एज मेसोसोम। क्या होता है? मेसोसोम। उसका क्या फंक्शन है देखेंगे। उसके बाद इस सेल मेम्ब्रेन से लॉन्ग टेल्स लाइक स्ट्रक्चर बाहर आते हैं, जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं, जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लैजेला, अगर बैक्टीरिया को मोबाइल रहना है प्रोकैरियोटिक सेल का, तो फ्लैजेला या फ्लैजेलम दी हुई है। इस बैक्टीरिया के सरफेस पर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड एज पीली, नॉट सिलिया, सिलिया नहीं होते, पीली और फिम्ब्री। पीली और फिम्ब्री का काम है सरफेस अटैचमेंट करना। किसी भी सरफेस को अटैच करना है तो पीली या फिम्ब्री, ये स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर यूज होते हैं। ये फ्लैजेला मूवमेंट के लिए यूज होता है, ध्यान में रखना है। पीली और फिम्ब्री मूवमेंट या लोकोमोशन के लिए यूज नहीं होते, ये सरफेस अटैचमेंट के लिए काम आते हैं। इनका काम लोकोमोशन करवाना नहीं, वो किसका काम है? फ्लैजेला का काम है। बात समझ रहे हो? इसमें मेसोसोम नाम का एक ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल नहीं बोल सकते उसको, सेल मेम्ब्रेन शोज, सेल मेम्ब्रेन के ही ऐसे फोल्डिंग्स होते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ फोल्ड्स, कॉल्ड एज मेसोसोम। ये जो मेसोसोम होते हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है साइटोप्लाज्म में। देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका ही एक्सटेंशन है कि नहीं? तो मेसोसोम कुछ अलग बॉडी नहीं है, पर मेसोसोम ये सपोज दैट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी का एक्सटेंशन आगे साइटोप्लाज्म में। मेसोसोम्स आर द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और ये जो होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक सिंगल लेयर हो सकता है, लैमेली टाइप, ऐसे भी हो सकता है। इनका फंक्शन क्या है? मेसोसोम, अभी बहुत इंपॉर्टेंट नीड का पॉइंट, मेसोसोम हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। जो नए डीएनए बने हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेल वॉल फॉर्मेशन करना, ये सारा काम मेसोसोम का है। मेसोसोम हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल। उसके बाद मेसोसोम रेस्पिरेटरी प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब कुछ कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उन प्रोकैरियोटिक सेल के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके कुछ एक्सटेंशन ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। देयर आर सम एक्सटेंशन इन सम बैक्टीरियल सेल, देयर आर सम एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू क्या? इनटू साइटोप्लाज्म। These are called as chromatophores. Chromatophores. There are some bacteria in which plasma membrane has extension into the cytoplasm. These extensions of plasma membrane into the cytoplasm, which
which helps in photosynthesis process are called as chromatophores. ये क्यों फोटोसिंथेसिस करते हैं? क्योंकि क्रोमेटोफोर्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं. हम प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या क्या देखा हमने? सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ एक्सटेंशन मेसोसोम है, क्रोमेटोफोर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्लैजेलम निकला है, सरफेस जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल, उसके ऊपर पिली और फिमरी होते हैं जो सरफेस अटैचमेंट के लिए यूज होते हैं. अंदर सिंगल क्रोमोसोम डीएनए है जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं. उसके साथ एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसपे फ्यू जीन्स होते हैं. दोनों का काम रेप्लिकेशन का है, जेनेटिक मटेरियल दोनों ही है, पर मेन सिंगल क्रोमोसोम है जो थीटा रेप्लिकेशन करवाता है. मेसोसोम का काम है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स. यहां तक कोई तकलीफ है? समझ रहे हो क्या? अब ये जो फ्लैजेलम होती है ना, इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान में लो. ये फ्लैजेलम यहाँ पे एक मोटर से अटैच होती है. यहाँ पे एक मोटर होती है, मोटर. हमें अगर किसी मशीन को चलाना है तो मोटर घुमानी पड़ती है कि नहीं? उसी तरह से यहाँ पे ये अगर मोटर घूमेगी तो फ्लैजेला भी रोटेट होगी. फ्लैजेला जैसे जैसे रोटेट होगी तो बैक्टीरिया की मूवमेंट होगी. तो ये जो फ्लैजेलम यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे एक्चुअली 3 पार्ट है. ये फ्लैजेलम का हेयर लाइक लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे हुक है और इसे बेसल बॉडी कहते हैं. कौन सी बॉडी? बेसल बॉडी. फ्लैजेलम से रिलेटेड कौन सी बातें? 3 बातें. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच है किससे? बेसल बॉडी से. बेसल बॉडी को वो हुक से अटैच है, टेल. ये बेसल बॉडी क्या काम करती है? इट एक्ट एज ए मोटर. इट इज द स्मॉलेस्ट मोटर इन द यूनिवर्स. व्हाई बेसल बॉडी स्मॉलेस्ट मोटर? बिकॉज एज इट रोटेट्स इट हेल्प्स इन मूवमेंट. ये रोटेट होगी तो फ्लैजेला मूव करेगी. समझ में आई बात? सो बेसल बॉडी एक्ट एज ए मोटर. क्लियर हो गया? अब फ्लैजेला के साथ पिली और फिमरी भी है. पिली और फिमरी कोई भी मूवमेंट में रोल अदा नहीं करते, मैंने पहले ही बताया. लोकोमोशन में कोई उनका रोल नहीं है. फिमरी और पिली हेल्प्स इन क्लिंगिंग टू सपोर्टर. लटकने के लिए, अटैचमेंट के लिए यूज होती है. अब इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का. अब क्या होता है, इसमें जो राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, उनकी साइज होती है 15/20 नैनोमीटर. राइबोसोम जो होते हैं इनकी साइज होती है 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर इन प्रोकैरियोटिक सेल. यहां तक क्लियर हो रहा है क्या? इनका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस ध्यान में रखना है. प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं वो 70S राइबोसोम्स होते हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन. S फॉर स्वेडबर्ग यूनिट्स. व्हाट इज स्वेडबर्ग यूनिट? हम राइबोसोम से सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं उनका स्टडी करते समय उनका सेडिमेंटेशन रेट ध्यान में लेते हैं. सेडिमेंटेशन रेट यानी द रेट एट विच दे गेट सेटल डाउन इनटू द फ्लूइड में वो कितने जल्दी सेटल होते हैं, वो रेट. और वो जो रेट होता है उसी को हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं. सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट. तो राइबोसोम का कितने स्वेडबर्ग यूनिट कहा गया है? 70 स्वेडबर्ग यूनिट. राइबोसोम 2 यूनिट से बना होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट. इस तरह से होता है, स्मॉलर एंड लार्जर. तो इसका जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50S होता है और स्मॉलर जो होता है वो 30 होता है. इसकी एडिशन आप 80 मत कर लीजिए. जब ये यूनाइट हो जाएंगे तो कितना रहेगा? 70 रहेगा. ध्यान में रखना है. सो राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स 50 and 30. When the units come together, they form 70S राइबोसोम. हम प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम देख रहे हैं, ध्यान में रखना है. अब कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं वो पास में आ जाते हैं. कुछ राइबोसोम्स, सिंगल राइबोसोम्स कम टुगेदर टू फॉर्म पॉलीराइबोसोम्स. क्या बनाते हैं वो?
पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, ये इसका फंक्शन क्या है पॉलीसोम का? दे ट्रांसलेट mRNA इनटू प्रोटीन्स। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, इनका काम है mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट नीड का पॉइंट है। अलग अलग राइबोसोम्स यूनाइट हो जाएंगे तो उनसे पॉलीसोम बनेगा। ये जो पॉलीसोम है ये किसमें ये क्या करेगा? mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस करवा देगा। क्लियर हो गया? इसके अलावा होते हैं इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज होते हैं आईबी, इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोटिक सेल में। इनका क्या फंक्शन है? ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में रिजर्व मटेरियल होता है ना, वो इंक्लूजन बॉडी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल हैव देयर रिजर्व मटेरियल इन एज ए इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या होता है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिनको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। रिजर्व मटेरियल क्या क्या है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? कुछ तकलीफ? ये यहाँ पे हो गया प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का पहले डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट देख लेते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक सेल साइज में बहुत छोटी, 1 to 10 माइक्रोमीटर। यूकैरियोटिक सेल 5 से 100। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पे मैनी क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लाइड प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मिड प्रेजेंट, यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड एब्सेंट। बात समझ रहे हैं क्या? यहाँ तक कुछ तकलीफ? प्रोकैरियोटिक में जो सेल डिवीजन होता है वो बडिंग या फिशन से होता है, और यूकैरियोटिक में मियोसिस और माइटोसिस से होता है। प्रोकैरियोटिक में बडिंग या फिशन से सेल डिवीजन होता है और यूकैरियोटिक में मियोसिस या माइटोसिस से होता है। क्लियर हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल पूरा अच्छी तरह से। फिर से रिपीटेशन की जरूरत है कि नहीं? ये प्रोकैरियोटिक सेल की फिगर थी। जल्दबाजी हो रही है क्या? अरे भाई जल्दबाजी हो रही है क्या? अब यूकैरियोटिक सेल, सारे पॉइंट वो कॉमन आ जाएंगे जो हमने ऑलरेडी एब्सेंट में लिए थे। क्या? उधर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, इधर प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक सेल यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ध्यान में रखना है। कैरियन यानी न्यूक्लियस और यूकैरियन यानी डेवलप्ड न्यूक्लियस। सो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब हमने प्रोकैरियोटिक देखा था तो उसमें एब्सेंट था। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल हमने देखे थे, बैक्टीरिया देखा था कि नहीं, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, ये सारे प्रोकैरियोटिक थे। अब यूकैरियोटिक के एग्जांपल क्या है? तो प्रोटिस्टा से आगे सारे यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर है, और प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमालिया, ये सारे क्या है? यूकैरियोट से ध्यान में रखना है। यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है और साथ में सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं ना, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते। सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल नहीं होते, जैसे प्लांट सेल और एनिमल सेल डिफरेंट है। बात समझ रहे हैं? अब प्रोकैरियोटिक्स तो हो गया, हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंस भी देख लिया। अब यूकैरियोट में क्या होता है? हमें जो मेन स्टडी करना होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। यूकैरियोट्स में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो फिर प्लांट सेल में क्या ऐसा है जो एनिमल सेल में नहीं? तो प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, और क्लोरोप्लास्ट होता है। बराबर है कि नहीं? प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, लार्ज वैक्यूल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल में ये सारे एब्सेंट होते हैं, या वैक्यूल हुआ तो भी बहुत छोटा होता है। एनिमल सेल में ऐसा क्या है जो प्लांट सेल में नहीं? तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम
एनिमल सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जो होता है ये सेल डिवीजन में काम आता है, जो प्लांट सेल में नहीं होता। क्लियर हो गया? अगर हम डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट देखेंगे एनिमल और प्लांट सेल के, तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या, एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, प्लांट सेल हैव cell wall. Animal cell does not have chloroplast, plant cell have chloroplast. Animal cells are heterotrophs generally, plant cells are autotrophs. बराबर है कि नहीं? यहां तक कोई तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम नहीं? अब हम यूकैरियोटिक सेल के डिटेल स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल का सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल है ये 3 लेयर से बना होता है, मिडल वॉल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। ध्यान देना, सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल्स का, यूकैरियोटिक सेल का। हो गई सपोज दैट यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, कुछ भी चलेगा। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है, अगर सेल वॉल है तो ऑब्वियसली प्लांट सेल है, ध्यान में रखना। अब ये एडजेसेंट सेल्स है, ध्यान दो अच्छी तरह से, ये बाजू वाली सेल है इधर में, मैं सिर्फ इतना ही पोर्शन निकाल रहा हूँ। 2 एडजेसेंट सेल के बीच में सेल वॉल का जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं मिडल लैमेला। क्या कहते हैं? मिडल लैमेला। यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले प्लांट सेल में हम देख रहे हैं सेल वॉल प्रेजेंट है। अब प्लांट सेल में क्या चीज है, 2 अलग अलग सेल्स जो है बाजू वाले नेबरिंग सेल, उनको ग्लू का काम कर रहा है, उनको चिपकाने का काम कर रहा है मिडल लैमेला, समझे? इस मिडल लैमेला के अंदर एक लेयर है कॉल्ड एज प्राइमरी लेयर। ये कौन सा लेयर है? प्राइमरी लेयर। ये प्राइमरी लेयर जो होता है यंग स्टेज में ये ग्रो होता है। ये जब ग्रो हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनसाइडर सेकेंडरी लेयर में। तो प्राइमरी लेयर नहीं रहता, क्या रह जाता है आखिरी में? सेकेंडरी लेयर। इतनी फिगर आपको समझी क्या? ये प्लांट सेल है जिसमें हम देख रहे हैं कि सेल वॉल में सबसे बाहर कौन है? मिडल लैमेला, फिर प्राइमरी सेल वॉल है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। समझी क्या बात कि नहीं समझ रहे? सो हम प्लांट सेल का देख रहे हैं अभी सेल वॉल। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। और ये जो सेल वॉल होता है सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, फंगाई में भी होता है। सो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन फंगाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल सिर्फ उसको शेप ही नहीं देता, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको कोऑर्डिनेट भी करवाता है सेल को। अब अगर हम अलगी का सोचे, अलगी, प्लांट्स में प्रिमिटिव अलगी थे ना, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो प्लांट्स में अगर हम अलगी का सोचे तो अलगी का सेल वॉल किससे बना है? सेल्यूलोज, कैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये एनसीईआरटी की लाइन। अलगी का जो सेल वॉल है वो किससे बना है? सेल्यूलोज, कैलेक्टन्स, मैनन्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इससे अलगी का सेल वॉल बना है। और जो दूसरे प्लांट होते हैं उनमें जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन से बनता है। ध्यान दो अच्छी तरह से। अलगी में जो सेल वॉल है वो किससे बना है? सेल्यूलोज, कैलेक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैलेक्टन्स, मैनन्स क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, उसमें हमें जाना नहीं है। दूसरे जो प्लांट्स है उसमें सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, पेक्टिन और प्रोटीन है। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज में फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। सेल्यूलोज ये एक लिनियर स्ट्रक्चर है केमिकली, और हेमी सेल्यूलोज ये हेटेरोपॉलीमर है। सेल्यूलोज लिनियर पॉलीमर,
हेमीसेल्यूलोज इज ए हेटेरोपॉलीमर। बात समझ में? सेल्यूलोज स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करने का काम करता है सेल को, हेमीसेल्यूलोज भी उसको सपोर्ट करता है। क्लियर हुआ? सो अदर प्लांट सेल में जो सेल वॉल होते हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा ये जो प्लांट सेल होते हैं इनमें माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं सेल वॉल में, माइक्रोफाइब्रिल्स। ये भी सेल्यूलोज से ही बने होते हैं जो उनको रिजिडिटी सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बात समझ रहे हैं? प्लांट सेल में जो सेल वॉल है उसके लेयर्स क्या है? आउटर मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला क्या है? ये थिन है एंड इट एक्ट एज ए ग्लू फॉर अटैचमेंट ऑफ नेबरिंग सेल्स, ग्लू फॉर अटैचमेंट ऑफ नेबरिंग सेल्स। ये ध्यान में रखना है। ये जो मिडल लैमेला है ये पर्टिकुलरली कैल्शियम पेक्टेट से बना हुआ होता है। ये जो मिडल लैमेला है किससे बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट। मैं यहाँ पे फिगर निकाल देता हूं। ये मिडल लैमेला और ये प्राइमरी सेल वॉल। इसके बीच में क्या है? सेल्यूलोज है, हेमीसेल्यूलोज है, पेक्टिन्स है। बात समझ में आई क्या? ये मिडल लैमेला। So, middle lamella consists of calcium pectate. It acts as a glue for attachment of neighboring cell. Primary cell wall जो होता है वो growing stage में होता है, young stage में. It gets converted into